बिजनेस में हर चीज़ एक ही बार होती है। अगला बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, अगले लैरी पेज या सर जी सर्च इंजन नहीं बनाएगा और अगला मार्क जकरबर्ग सोशल नेटवर्क साइट नहीं बनाएगा। अगर आप इन लोगों को कॉपी कर रहे हैं तो आप इनसे कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। अगर आप नई चीज़ बनाते हैं तो आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप पहले से ही बनी हुई चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं। जिन लोगों ने बैलगाड़ी से कार बनाए, कार से एरोप्लेन बनाए, टेलीफोन से मोबाइल बनाए, ये सब 0 से n गए। इसे टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप एक टाइपराइटर लेते हैं, 1000 टाइपराइटर्स दुनिया में बेच देते हैं, तो आप 1 to n जा रहे हैं। यानी आपने टाइपराइटर की ग्लोबलाइजेशन की। चाइना एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का, जिसका काम है डेवलप्ड वर्ल्ड की हर सक्सेसफुल चीज़ को कॉपी करना। दोस्तों, ये बुक पीटर थिल ने ब्लैक मास्टर्स के साथ लिखी है। पीटर थिल ने एलन मास्क के साथ पेपल बनाई थी, जो कि उन्होंने ईबे को $1.5 बिलियन यानी 10,000 करोड़ रुपए में बेच दी। और पीटर थिल फेसबुक के सबसे पहले इन्वेस्टर्स में से एक हैं। यहाँ पीटर थिल कहते हैं कि आप अपने लिए सक्सेसफुल बिजनेस 0 to 1 जाकर बना सकते हैं। यानी एक यूनिक आइडिया को लेकर बहुत बड़े बिजनेस के लिए ये करना मुश्किल है, क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस में कुछ नया करना उनके लिए रिस्की है। ये सिर्फ स्टार्टअप्स कर सकते हैं। पीटर कहते हैं स्टार्टअप एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जिन्हें आप कन्विंस कर सकते हैं नया फ्यूचर बनाने के लिए। और एक स्टार्टअप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी सबसे अलग सोच होती है। और आगे आप इस वीडियो में देखेंगे कि सक्सेसफुल स्टार्टअप किस फाउंडेशन के साथ खोला जाता है। फाउंडेशंस ऑफ कंपनी। शुरू की गलतियों को सुधारना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अगर आप एक गलत पार्टनर के साथ बिजनेस शुरू कर देते हैं तो उसे सुधारना बहुत ही मुश्किल है। स्टार्टअप का फाउंडर होने के नाते आपका फर्ज है कि आप शुरू में हर चीज़ को परफेक्ट रखें, क्योंकि एक खराब फाउंडेशन से बेस्ट कंपनीज नहीं बनती। एक को फाउंडर को चूज करना एक शादी की तरह है, और आपका आपके पार्टनर के साथ कोई भी मतभेद एक डाइवोर्स की तरह। पीटर बताते हैं कि ल्यूक, जो कि पेपल में पीटर के को फाउंडर थे, एक स्मार्ट बिजनेसमैन थे। लेकिन पेपल बनने से पहले ल्यूक ने किसी और के साथ एक स्टार्टअप खोला था, जिसमें पीटर ने भी इन्वेस्ट किया था। ल्यूक और ल्यूक के को फाउंडर में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी, जिसकी वजह से ल्यूक की कंपनी बंद हो गई और पीटर, जिसने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उसे भी लॉस हो गया। इसलिए पीटर कहते हैं कि मैं जब भी अब किसी नई कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो ये जरूर देखता हूँ कि कंपनी के फाउंडर्स में कितनी बॉन्डिंग है। ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। अगर आपको एक स्टार्टअप खोलना है तो आप में कन्वेंशनल थिंकिंग से ऑपोजिट सोचने की क्षमता होनी चाहिए। एक सवाल जो हमें हमेशा अपने आप से पूछना है वो है, ऐसी कौन सी वैल्यूएबल कंपनी है जो किसी ने भी नहीं खोली हो। ये सवाल मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आप खुद उस वैल्यू को कैप्चर नहीं कर पाओ। क्योंकि वैल्यू क्रिएट करना, वैल्यू कैप्चर करना दो अलग अलग बातें हैं। अगर आप सारी एयरलाइन बिजनेस इंडस्ट्रीज़ को मिला भी दें तो भी गूगल हर साल सबसे 3 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। ये इसलिए है क्योंकि सारे एयरलाइन बिजनेस एक दूसरे से compete करते हैं, लेकिन गूगल एक मोनोपोली क्रिएट करके अपने को सबसे अलग रखता है। एक परफेक्ट कंपटीशन में हर कंपनी एक दूसरे की कॉपी करती है, सेम प्रोडक्ट्स बनाती है, और इसलिए उन्हें अपने प्रोडक्ट्स उस कीमत पर बेचने पड़ते हैं जो मार्केट में बिकता है। अगर ऐसी मार्केट में प्रॉफिट हो रहा हो तो नई फर्म आएगी और प्रोडक्ट के प्राइजेस को और कम दाम में बेच देगी, और अगर बहुत सारी फर्म इन कम्पिटिटिव मार्केट में आ जाती है तो वो प्राइजेस और भी कम हो जाते हैं। एक परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाता, लेकिन एक मोनोपोली बिजनेस में कंप्लीट कंट्रोल रखती है, क्योंकि इनके पास कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते हैं। मोनोपोली अपने आप को बचाने के लिए हमेशा झूठ बोलती है। अगर कोई कंपनी अपनी मोनोपोली को एक्सेप्ट करती है तो इसका मतलब है वो मार्केट का मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और इसलिए गवर्नमेंट एजेंसी उन पर रेगुलेशंस लगा देती हैं। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल कभी भी अपने को मोनोपोली नहीं बताती। अगर गूगल अपने को सिर्फ एक सर्च इंजन बोले तो गवर्नमेंट उसे मोनोपोली समझेगी, लेकिन एक नॉन मोनोपोली कंपनी भी झूठ बोल सकती है ताकि वो अपने को अलग बता सके। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ये कोई भी नहीं कर रहा जो हम कर रहे हैं, हम तो एक ही नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हैं। लेकिन ऐसा झूठ हम अपने आप से या अपने इन्वेस्टर्स से बोलते हैं, क्योंकि हम एक कम्पिटिटिव मार्केट में हैं और एक मोनोपोली नहीं बना सकते। लेकिन सवाल यह है कि हमें अपने स्टार्टअप को एक मोनोपोली की तरह खोलना चाहिए या फिर एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। अगर एक स्टार्टअप अपनी मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर सकता है तो ये उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। अगर हम गूगल की बात करें तो उसे कंपटीशन की कोई चिंता नहीं है। वो अपने वर्कर्स की चिंता कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकता है, इनोवेशंस ला सकता है और पूरी दुनिया में इम्पैक्ट डाल सकता है।
लेकिन ऐसा करना कम्पिटिटिव मार्केट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन, एक मोनोपोली में नए प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि उसके ओनर को लगातार प्रॉफिट कमाकर देते हैं, जबकि कंपटीशन में प्रॉफिट बहुत ही कम होता है, जहां पर कंपनी के ओनर्स को अपना बिजनेस सस्टेन करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। हम जितना एक दूसरे से कम्पीट करेंगे हमें उतना ही नुकसान होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसी थ्योरी पर चलते हैं। मार्क्स एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कम्पीट करने के लिए मजबूर करता है। हम हर स्टूडेंट को सेम चीज़ पढ़ाते हैं। जो स्टूडेंट इस कन्वेंशनल सिस्टम में आगे बढ़ जाता है हम उसे सोसाइटी में रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन यही स्टूडेंट फिर से अपने करियर में एक दूसरे के साथ कम्पीट करने लग जाते हैं और बहुत ही कम लोग अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल कर पाते हैं। पीटर बताते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी कुछ इसी तरीके से करी थी। वो पढ़ने में बहुत तेज थे, इतने तेज कि 8th ग्रेड में ही उनके दोस्त ने उन्हें बोल दिया था कि 4 साल के बाद तेरी एडमिशन स्टैनफोर्ड में हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में एडमिशन ले ली और वहाँ पर भी बाकी स्टूडेंट के साथ कम्पीट करने लग गए और उनका फाइनल गोल सुप्रीम कोर्ट में जाना रह गया था। वो इस लास्ट कंपटीशन में रह गए, लेकिन पीटर बोलते हैं कि अगर वो लास्ट बैटल भी जीत जाता तो आज मैं और लोगों के लिए उनकी बिजनेस डील्स बना रहा होता। लेकिन जब उन्होंने अपनी कंपनी पेपैल स्टार्ट करी तो वो लोगों के साथ कम्पीट नहीं करना चाहते थे, बल्कि कुछ डिफरेंट करना चाहते थे, 0 to 1 जाना चाहते थे। उनके और उनकी टीम का सपना था कि वो पैसों को ईमेल्स के थ्रू ट्रांसफ़र करवाएं। 1999 में पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो सब इसको सॉल्व करना चाहते थे, और उन्होंने इसी मेंटालिटी की वजह से $1.5 बिलियन की कंपनी भी बना दी। जो कंपटीशन से बचते हैं वो ही मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स को ट्विटर के साथ कंपेयर करोगे तो इन दोनों के पास कई हजार एम्प्लॉइज़ हैं और ये दोनों का मेन गोल है लोगों तक न्यूज़ पहुंचाना। लेकिन जब 2013 में ट्विटर पब्लिकली हुआ तो इसकी कीमत $24 बिलियन लगाई जा रही थी, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स से 12 टाइम्स ज़्यादा थी। 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने $133 मिलियन कमाए थे, जबकि ट्विटर लॉस में था। ये एक बेवकूफ़ी लग सकती है और हम पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसका जवाब है कैश फ्लो। किसी भी कंपनी की आज की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कल कितने पैसे कमाएगी। आपने लोगों को ये कहते हुए तो जरूर सुना होगा कि फर्स्ट मूवर को बहुत एडवांटेज होता है। अगर आप सबसे पहले बिजनेस खोलो तो आप मार्केट का एक बड़ा शेयर ले सकते हो, लेकिन पीटर बोलते हैं कि लास्ट मूवर एडवांटेज इससे भी बड़ा होता है। आप बाकी सबके प्रोडक्ट्स को देखकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो मोनोपोली क्रिएट कर दे और आपको कॉपी करना बहुत मुश्किल हो जाए, तब ही आप एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर सकते हो। सवाल यह आता है कि मोनोपोली बिजनेस में क्या क्या खास बातें होती हैं। मोनोपोली बिजनेस में ये 4 चीज़ें देखी जा सकती हैं। नंबर 1, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं जिसे कॉपी करना दूसरे के लिए बहुत मुश्किल हो जाए तो आप एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को 10 गुना इम्प्रूव करना होगा। इससे कम इम्प्रूवमेंट एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट ही मानी जाएगी और ईजिली कॉपी भी की जा सकती है। जब 1995 में अमेजोन लॉन्च हुआ था तब वो दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर माना जाता था, क्योंकि अगर आप उसे किसी और बुक स्टोर के साथ कंपेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 लाख डिफरेंट बुक्स अपने पास रख सकता था। लेकिन अमेजन सिर्फ सप्लायर से बुक्स की लिस्ट ही लेता था और बुक सिर्फ तभी खरीदता था जब कस्टमर से ऑर्डर मिलता। नेटवर्क इफेक्ट्स। नेटवर्क इफेक्ट आपके प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए बहुत यूजफुल बना देता है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड फेसबुक पर ना हो तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप भी फेसबुक को यूज करेंगे, और क्योंकि आज आपका हर फ्रेंड फेसबुक यूज करता है तो आपको भी फेसबुक ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप कोई और सोशल साइट यूज करते हैं तो आपके दोस्त आपको पागल समझेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोनोपोली बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है अगर आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकें। सर्विस बिजनेस को स्केल करना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए कि आप ट्यूशन क्लासेस देते हैं तो आप लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही सर्व कर पाएंगे। आप ज़्यादा टीचर्स को भी हायर कर सकते हैं। आप ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स भी खोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स को ये एडवांटेज है कि वो अपना बिजनेस बहुत जल्दी स्केल कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर की एक और कॉपी बनाने और उसे बेचने के लिए ऑलमोस्ट 0 कॉस्ट लाएगी। ब्रांडिंग। एक स्ट्रॉन्ग फेमस ब्रांड क्रिएट करना आपको मोनोपोली क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। एप्पल बहुत ही केयरफुली अपने हर प्रोडक्ट के लिए मटेरियल खरीदता है, चाहे वो आईफोन हो या आईपैड। इनके प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को इतने अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देता है कि लोग मान के चलते हैं कि एप्पल ब्रांड का हर प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या मोनोपोली बिजनेस को क्रिएट करने का कोई प्रोसेस है? ब्रांड, स्केल, टेक्नोलॉजी और नेटवर्क इफेक्ट्स के अलावा जब भी आप स्टार्टअप खोलें तो मार्केट को एनालाइज करके खोलें और फिर वहाँ से अपना बिजनेस एक्सपेंड करना शुरू करें। स्टेप 1, छोटे से शुरू करें और फिर मोनोपोली बना लें। आपको हमेशा बिजनेस छोटी मार्केट से शुरू करना है। रीजन बहुत सिंपल है।
एक छोटी मार्केट को काबू करना और उसमें मोनोपोली क्रिएट करना आसान है, लेकिन बड़ी मार्केट में ये करना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेयर आपको अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में ये करने नहीं देगा। जब पीटर थिल ने पेपल का स्टार्टअप स्टार्ट किया था तो हर मार्केट में ई वॉलेट का कॉन्सेप्ट लाने के बजाय ईबे के एग्जिस्टिंग सेलर को अपना प्रोडक्ट ऑफर किया, क्योंकि ये लोग पैसे चेक से पे करते थे, जिसकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत लंबा टाइम लगता था। और क्योंकि ये मार्केट बड़े प्लेयर्स के लिए छोटी थी, इसलिए इस मार्केट में कोई ध्यान नहीं दे रहा था और 3 महीने के अंदर पेपल ने 25% लोगों को अपना कस्टमर बना लिया। नेक्स्ट, अपने बिजनेस को स्केल करना। जैसे ही आप छोटी मार्केट को डोमिनेट कर दो, फिर आप धीरे धीरे दूसरी रिलेटेड मार्केट को डोमिनेट कर सकते हो। अगर हम अमेजन की बात करें तो जेफ बेजोस, अमेजन के फाउंडर, ने अमेजन में सिर्फ बुक्स बेचना स्टार्ट किया था। अमेजन ही पूरी दुनिया में एक ऐसा सोर्स बन गया था जहां पर दुनिया की हर किताब मिल सकती थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि अमेजन अपनी किताब नहीं बेचता था, बल्कि दुकानदारों की किताब को अपनी साइट पर दिखाता था, और जब कस्टमर्स ऑर्डर देते तभी वो किताब बेचता। जब अमेजन ने इस मार्केट में मोनोपोली बना ली, इसके बाद उसने सॉफ्टवेयर्स, सीडी, डीवीडी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और भी कई सारी चीज़ें बेचनी स्टार्ट कर दी, और ऐसे ही धीरे धीरे और कैटेगरीज को अपनी वेबसाइट में जोड़ता गया। इसलिए आज वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर है और जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी। नेक्स्ट, शुरू में किसी भी कंपनी से कम्पीट ना करें। शुरू में कभी भी किसी बड़े बिजनेस को डिस्टर्ब ना करें। स्टार्टअप के पास इतनी फंडिंग नहीं होती कि वो एक बड़ी कंपनी को चैलेंज कर सके और उसे कम्पीट कर सके। अगर आप ये गलती करते हैं तो आप जल्द ही अपने बिजनेस से बाहर हो सकते हैं। नेक्स्ट, लक और स्किल। बिल गेट्स बोलते हैं कि वो स्किल्स के साथ पैदा हुए थे, जिनकी मदद से वो ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। अगर हमें साइंटिफिकली चेक करना हो कि फेसबुक लक की वजह से सक्सीड करी या स्किल की वजह से, तो यहाँ कोई दो राय नहीं है कि ये स्किल की वजह से सक्सीड करी। लेकिन अगर हम एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की बात करें, या ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी की बात करें, या फिर टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क की बात करें, इन सब ने एक के बाद एक सक्सेसफुल कंपनी स्टार्ट करी, और यहाँ लक तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। इतना ही नहीं, अगर आप पूरी पेपल की टीम की बात करें तो वो पूरी टीम बहुत फोकस्ड लोगों की थी। सबने पेपल के बाद अपनी खुद की सक्सेसफुल कंपनीज खोली। पेपल की टीम में एलन मस्क ने स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स बनाई। आज इनमें से हर एक कंपनीज की इंडिविजुअल वर्थ $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बेस्ट टीम के सारे मेंबर्स एक साथ लकी हो गए हों। और अगर आप फिर भी लक पर विश्वास करते हो तो ये वीडियो देखने का कोई रीज़न ही नहीं है। फिर तो ये ऐसा है कि आप लोगों के लॉटरी से जीतने की कहानियां सुन रहे हो। बस एक बात याद रखें कि अगर आप ये मानेंगे कि सक्सेस स्किल से मिलती है तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे और अपना फ्यूचर सेव कर सकेंगे। लेकिन अगर आप फ्यूचर को एक लक के रूप में देखते हैं तो आप कभी भी हार्ड वर्क नहीं करेंगे और हार मानकर बैठ जाएंगे। सीक्रेट्स। अगर हम सोचते हैं कि हम दुनिया को समझते हैं और हमें सब पता है तो हम 0 से 1 तक नहीं जा सकते। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में 3 तरह के आइडियाज़ हैं। फर्स्ट, कन्वेंशनल, जो सबको पता है और सब उन बातों को मानते हैं। अगर आप इस आइडियाज़ पे काम करेंगे तो आप एक मोनोपोली बिजनेस नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 18th सेंचुरी में होते तो आप बोल सकते थे कि मुझे दुनिया की खोज करनी है, मुझे देखना है कि समुद्र के उस पार क्या है, कौन सा देश है। लेकिन अगर आज आप इस खोज पे निकलेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि पूरा अर्थ प्लॉट हो चुका है और हर किसी को पता है कौन सा देश कहाँ पे है। दूसरे आइडियाज़ हैं जिन्हें हम मिस्ट्री बोलते हैं और उन्हें सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि साइंटिस्ट यूनिवर्स को समझने के लिए स्ट्रिंग थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते और इसे सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तीसरे आइडियाज़ आते हैं जो कन्वेंशनल आइडियाज़ और मिस्ट्री के बीच के आइडियाज़ हैं। इन्हें ऑथर सीक्रेट्स बोलते हैं। सीक्रेट्स वो आइडिया हैं जो कॉमन लोगों को इतनी जल्दी समझ नहीं आते, लेकिन उन्हें समझना इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर हमें एक 0 to 1 बिजनेस बनाना है तो हमें उन सीक्रेट्स को ढूंढने होंगे। लेकिन सवाल यहाँ आता है कि लोग सीक्रेट्स को ढूंढ क्यों नहीं पाते। फर्स्ट रीज़न है इंक्रीमेंटल मेंटालिटी, जो बचपन से ही प्रोग्राम की जाती है। अगर आप अपने स्कूल में कुछ नया करते हैं, सिलेबस से बाहर करते हैं, तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन अगर आप वही करते हैं जो सिलेबस में है, जो आपको टीचर्स सिखाते हैं, तो आपको क्रेडिट दिया जाता है, उसके मार्क्स मिलते हैं, तारीफ होती है। इन कारणों की वजह से लोग आगे अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं कर पाते। सेकंड, रिस्क अवर्जन। लोग गलत होने से डरते हैं क्योंकि सीक्रेट्स अभी आम जनता ने अपनाए नहीं हैं, इसलिए उन पे काम करने से लोग डरते हैं। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो आप कभी सीक्रेट्स नहीं ढूंढ पाएंगे और इस तरह आप 0 to 1 भी कभी नहीं कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट, कंप्लेसेंसी। तेज़ दिमाग वाले लोग जब कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि आप इस प्रेस्टिजियस कॉलेज में आ चुके हैं, अब आपकी लाइफ सेट है, और इस वजह से
जो लोग सीक्रेट्स को ढूंढ सकते थे वो सीक्रेट कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ सेट है। नेक्स्ट, फ्लैटनेसनेस। हम लोग अपने से पूछते हैं कि अगर सीक्रेट्स होते तो बाकी लोग जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, मेहनती हैं, वो ही इन सीक्रेट्स को क्यों नहीं ढूंढ लेते और उन पर काम करने लग जाते हैं। इस डाउट की वजह से लोग सीक्रेट्स ढूंढ नहीं पाते और कोशिश भी नहीं करते। हाउ टू फाइंड सीक्रेट्स। पीटर बताते हैं कि फिजिक्स के पीएचडी के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग नेचर के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स जानते हैं, इसलिए ये सोचते हैं कि इन्हें सब कुछ पता है। लेकिन क्या जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पता है, क्या वो एक अच्छा मैरिज काउंसलर भी हो सकता है? वैसे ही जिसे ग्रेविटी के बारे में नॉलेज है, क्या वो एक अच्छा बिजनेसमैन होगा? पेपल के लिए पीटर ने एक बार फिजिक्स पीएचडी का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के बीच उसने पीटर को कहा, रुको, मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछने वाले हो। और उसे एक्चुअल में वो चीज़ पता नहीं थी और पीटर ने उसी वक्त उसे रिजेक्ट कर दिया। अगर आप एक नए प्रोडक्ट बना देते हैं तो क्या कोई उसे खरीदेगा? प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट। ज़्यादातर लोग सेल्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। टेक्निकल लोग एडवर्टाइजिंग को यूजलेस समझते हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो काम करती है। कई लोग ये सोचते हैं कि एडवर्टाइजिंग से उनके प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन एडवर्टाइजिंग आपको उसी वक्त प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि आपके दिमाग में एक इम्प्रेशन क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बाद में वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। जो भी स्टार्टअप के फाउंडर इस सिंपल फैक्ट को समझ नहीं पाते, वो एंड में बहुत पछताते हैं। ऐसे लोग जब भी किसी सेल्स पर्सन को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये कोई रियल जॉब नहीं है, क्योंकि सेल्स पर्सन्स घंटों तक फ़ोन में बात करते हैं, कस्टमर के साथ हंसते हैं, उनके साथ हॉलीडेज़ पर जाते हैं, लंच करते हैं। ये कोई सीरियस काम नहीं है, लेकिन यही एक सेल्समैन की आर्ट है कि वो अपने इस आर्ट से सेल्स को आसान बना देता है। जो भी इंजीनियर ये सोचते हैं कि वो इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा कि वो अपने आप ही बिक जाएगा, तो वो एक बेवकूफ़ है। बल्कि प्रोडक्ट बनाते समय ही सेल्स की स्ट्रेटेजी साथ में डिज़ाइन करनी चाहिए। प्रोडक्ट बेचने के लिए वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग में आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर अपने दोस्तों को भी आपका प्रोडक्ट यूज करने के लिए कन्विंस करता है। फनी यूट्यूब वीडियोस जिसे बहुत जल्दी शेयर किया जाता है, वायरल मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पीटर थिल बताते हैं कि कुछ सवाल हैं जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते समय खुद से पूछना चाहिए। और क्या आपकी कंपनी उन सारी चीज़ों में खड़ी उतरती है, हाँ या ना? क्या ये सही टाइम है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? 2009 में यूएस में सब सोच रहे थे कि इलेक्ट्रिक कार्स जैसे क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट हमेशा सब्सिडी देती रहेगी, लेकिन टेस्ला ने इसे वन टाइम अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और गवर्नमेंट से $465 मिलियन की सब्सिडी ले ली। इसके ओबामा गवर्नमेंट ने लोगों की इस सब्सिडी को बंद कर दी। क्या आप छोटी मार्केट के बड़े शेयर से स्टार्ट कर रहे हो? टेस्ला ने सबसे पहले कॉस्टली इलेक्ट्रिक कार्स बनाए और ये कार बड़े बड़े एक्टर्स को बेची गई। शुरू में टेस्ला ने सिर्फ 3000 कार्स ही बेची, लेकिन इनसे रिसर्च के पैसे मिल गए। उसके बाद टेस्ला ने मिडिल क्लास लोगों के लिए मार्केट में सेडान कार्स ले आए और 2013 में 20,000 कारें बेची गईं। आज टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स में सबसे आगे है। क्या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास सही टीम है? टेस्ला के CEO एलन मस्क और उनकी टीम भी उन्हीं की तरफ परफेक्ट है। एलन कहते हैं कि टेस्ला की टीम स्पेशल फोर्सेस की तरह है। क्या आपके पास प्रोडक्ट को बेचने का अच्छा तरीका मालूम है? टेस्ला अपनी सेल्स को बहुत सीरियसली देखते हैं। जहां पर ह्यूंडई और फोर्ड जैसी कंपनीज कार तो खुद बनाती है, लेकिन सेल्स के लिए दूसरों पर डिपेंड रहती है, दूसरों को एडवर्टाइज करने के लिए देती है। वहीं पर टेस्ला अपनी कार्स अपने ही स्टोर्स में बेचती है। इससे उन्होंने जो कस्टमर्स के साथ अपना रिलेशन बनाया है उसे डोमिनेट करना बहुत मुश्किल है। क्या आपकी बिजनेस 10-20 सालों बाद भी चलती रहेगी? जिस रेट से टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स में इंप्रूवमेंट करती रही है, उसे बीट करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रिक कार्स में कस्टमर्स टेस्ला को ही प्रेफर करते हैं। ऐसी कंपनीज बहुत लंबे समय तक मार्केट में मोनोपोली बनाकर रखती है। पीटर बताते हैं कि टेस्ला मोटर्स ही ऐसी कंपनी है जो इन सवालों पर खड़ी उतरती है। दोस्तों, ये पीटर थिल और ब्लैक मास्टर्स की बुक 0 to 1 बुक समरी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक समरी है। अगर आपके पास कुछ टाइम है तो इस बुक को परचेज करके ज़रूर पढ़ें। मैं इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।